सो हेलो बच्चा लोग, आई होप यू आर ऑल वेल। तो लास्टली पार्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था। और आज हम बात करने वाले हैं एंगल ऑफ रिपोज की। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? हिंदी में कहूँ तो इसको मैं विश्राम कोण। ये किस प्लेन पे बनता है? ये इंक्लाइंड प्लेन पर बनता है। कौन से प्लेन पर बनता है बच्चा लोग? अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो नततल। कौन से तल पर? नततल या इंक्लाइन प्लेन। कौन सा प्लेन? इंक्लाइन प्लेन। फील करने के लिए ऐसे समझो, जैसे 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 ये मेरा कोई सरफेस है, इस सरफेस पे जैसे इसके साथ इसने ऐसे एंगल बना रखा है, ऐसे और ऐसे कुछ इंक्लाइंड है, ये ऊपर उठा हुआ है, नत्तल पर है, इंक्लाइंड प्लेन के अंदर है। जैसे यहाँ पर मैं कोई बॉक्स रखता हूँ तो वो बॉक्स अगर ऐसे रखा है तो जैसे जैसे मैं इसका एंगल बढ़ाऊंगा तो ये नीचे की तरफ गिरने लगता है। मीन्स ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे इसको ऊपर उठाया तो ये जो बॉक्स है, सपोज करो ये कोई बॉक्स है, ठीक है, तो ये नीचे गिरने लगता है, नीचे गिरने लगता है। तो जिसको हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज, विश्राम कोण। तो चीज़ों को फील करने के लिए चीज़ों के साथ बस कनेक्ट हो जाओ, चीज़ें आसान हो जाएगी। अभी देखो बच्चा लोग, देखो, ठीक है। यहाँ से थीटा एंगल पर है और यहाँ कोई मास रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, जिसका मास है m। जिसका मास क्या है? m। और इस पर नॉर्मल फोर्स जो लगता है, मैंने बताया था, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। इस पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा इस तरफ, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, और इसका वेट किस तरफ होगा? नीचे की तरफ। कितना? mg। कितना बच्चा लोग? mg। ओके, ये चीज़ें होगी। तो यहाँ देखो, चीज़ों को फील करने के लिए इसके कंपोनेंट बनाओ mg के, एक इस डायरेक्शन में और एक इस तरफ। ये क्या होगा हमारा? थीटा। ये क्या होगा? थीटा। तो थीटा के पास वाला, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते, थीटा के पास वाला mg कोस थीटा, और थीटा के जस्ट ये वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा। थीटा के पास वाला कॉस और दूसरा साइन थीटा। अब इसके अगर हमने कंपोनेंट कर लिए हैं तो इसको mg को हटा दो, इसकी नीड ही नहीं है हमें। इस mg को यहाँ से हटा दो जब हमने इसके कंपोनेंट कर लिए। अब देखो बच्चा लोग, ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स अब mg कोस थीटा को क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। ये जो नॉर्मल फोर्स है, इस mg को डायग्राम के अंदर देखो, ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये mg कोस थीटा को क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। एक दूसरे को क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। अब ये जो बॉक्स रखा है मैंने प्लेन के ऊपर, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, अब ये किस फोर्स की वजह से स्लाइड करेगा नीचे की तरफ? ये देखो, इन दोनों ने अपने आप को बैलेंस कर लिया। अब जो बॉक्स है किस तरफ स्लाइड करेगा? नीचे की तरफ। किस फोर्स की वजह से स्लाइड कर रहा है? ये mg साइन थीटा की वजह से। किस फोर्स की वजह से? और अब इस बॉक्स को स्लाइड करने से, नीचे की तरफ स्लाइड करने से, इस बॉक्स को बचाने के लिए एक फोर्स और वर्क करता है। वो कौन सा? फ्रिक्शन के रूप में। किसके रूप में? फ्रिक्शन के रूप में वो फोर्स वर्क करता है, Fs। कौन सा फोर्स? Fs फोर्स, Fs फ्रिक्शन फोर्स। और यहाँ जो अभी देखो, चीज़ों को फील करने के लिए जो हमारा Fs फोर्स होता है, Fs लिमिटिंग फोर्स होगा ये, ठीक है। Fs लिमिटिंग या Fs मैक्सिमम फोर्स भी बोलते हैं इसको। ये किसके इक्वल होता है? म्यूएस एन। ये हमने पढ़ा है, लास्टली पार्ट के अंदर पढ़ा था, म्यूएस एन। ओके बच्चा लोग, तो यहाँ एन की वैल्यू देखो, Fs मैक्सिमम, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास? mg कोस थीटा, mg कोस थीटा। तो यहाँ Fs की वैल्यू क्या आएगी? mg कोस थीटा, mg सॉरी म्यूएस mg कोस थीटा। यहाँ Fs की वैल्यू क्या आएगी? mg म्यूएस mg कोस थीटा। अब ये क्या करेगा? ये फोर्स इसको स्लाइड करने से क्या करेगा? रोकेगा। ये फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? इसको स्लाइड करने से रोकेगा। अब देखो, इस चीज़ को फील करो। अगर कंडीशन दे दी गई आपके पास कि जो थीटा है, थीटा बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। थीटा जो है, वो जो एंगल बन रहा है, वो ये थीटा बहुत छोटा है। तो चीज़ों को फील करने के लिए, चीज़ों के साथ, मैंने हर बार कहता हूँ, जब भी फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स सीखनी है, फिजिक्स को
समझना है तो चीज़ों के साथ कनेक्ट हो जाओ, प्रैक्टिकली सोचना स्टार्ट कर दो, तभी चीज़ें समझ में आई। अगर ये थीटा बहुत छोटा हो, मीन्स ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, ये इंक्लाइंड प्लेन ये नीचे की तरफ आ जाए थोड़ा और ऐसे डैश 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 डैश, इसकी पोजीशन ये हो जाए, ये बहुत छोटा हो जाए, ठीक है। जब थीटा स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा, तो साइन थीटा भी क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम। जैसे एग्जांपल दूँ, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो साइन 0 क्या होता है हमारा 0, और कोस 0 क्या होगा, बड़ा। कोस 0 क्या होगा, बड़ा। कोस 0 की वैल्यू क्या थी 1। तो यहाँ साइन अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा क्या होगा, छोटा। साइन थीटा छोटा हो तो कोस थीटा क्या होगा, बड़ा। तो इस कंडीशन के अंदर ये बॉक्स स्लाइड नहीं करेगा। इसको कौन बचाएगा, इस बॉक्स को स्लाइड करने से, एम जी कोस थीटा। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स, एम जी कोस थीटा। अगर मान लो थीटा बड़ा हो, थीटा इंक्रीज करने लग जाए, थीटा जैसे बढ़ने लग जाए, अभी थीटा ये ना रहकर थीटा की वैल्यू कुछ और हो जाए, ऐसे ऐसे बढ़ने लग जाए थीटा ऐसे और बढ़ने लग जाए ये बॉक्स, ठीक है। ये इंक्लाइंड प्लेन क्या होने थोड़ा बढ़ना लग जाए, इसका थीटा एंगल से थोड़ा और ऊपर उठने लग जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा साइन थीटा क्या होगा, बड़ा। साइन थीटा क्या होगा, बड़ा, और कोस थीटा क्या होगा, छोटा। कोस थीटा क्या होगा, छोटा। तो अब भाई साहब इस कंडीशन के अंदर ये जो फोर्स है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है कोस थीटा वाला, ये छोटा हो जाएगा इसके कंपेयर में। अब ये बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा होने देने से ये जो बॉक्स है स्लाइड करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, स्लाइड। मीन्स अगर कहूँ तो जस्ट अबाउट टू मूव, थोड़ा सा इसके अंदर हरकत होगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा। जस्ट अबाउट टू मूव, थोड़ा सा हिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करेगा, ठीक है। किस फोर्स की वजह से आगे जा रहा है, एम जी साइन थीटा। इसको बचाने वाला फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कौन सा है, एम जी कोस थीटा। ओके, अब देखो कंडीशन के बाद कुछ कंडीशन के बाद ये जो हमारे पास आया है, ये एम जी साइन थीटा, जब एम म्यू से एम जी कोस थीटा, म्यूस एम जी कोस थीटा, जब ये बॉक्स जस्ट अबाउट टू मूव की कंडीशन में हो, जस्ट अबाउट टू मूव, बस स्लाइड करने की कंडीशन के अंदर हो, ऐसे बॉक्स रखा है और ये बस ऐसे क्या स्लाइड करने की कंडीशन के अंदर हो, स्लाइड ऐसे करने की कंडीशन के अंदर हो, तब हमारा जो ये फोर्स है इसकी इक्वल होगा। तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू से एम जी कोस थीटा। एम जी से एम जी कैंसल, साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा को इसके डिवाइड में लेके जाओ, साइन बटा कोस क्या होता है हमारा टेन थीटा, और ये क्या आ गया म्यूस। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स म्यूस, टेन इनवर्स म्यूस। तो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू आती है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यूस, और यही वैल्यू हमारी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की आई थी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, ठीक है। यहाँ इसको मैं आर से डिनोट कर देता हूँ, आर से, बिकॉज थीटा इज द रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। ओके, चीज़ें हो गई है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे और बात करने वाला हूँ इससे रिलेटेड। ओके, ठीक है। तो देखो बच्चा लोग, बात करते हैं हम, जस्ट टू फील करो चीज़ों के साथ, बस थोड़ा सा कनेक्ट हो जाओ, चीज़ें आसान हो जाएगी। ओके, अब ये देखो, आपके पास तीन कंडीशन है। जब थीटा की वैल्यू थीटा आर से कम हो, और सेकंड जब थीटा की वैल्यू थीटा आर के इक्वल हो, फाइनल वैल्यू थीटा की वैल्यू थीटा आर से ज़्यादा हो। यहाँ थीटा क्या है, हमें गिवन एंगल है, थीटा क्या है, जो दिया गया एंगल होता है, और थीटा आर क्या है, ये है हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज या विश्राम कोण। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, अभी चीज़ को फील करने के लिए भी देखो, इस चीज़ को फील करनी है। हमें दिया गया एंगल है 30 डिग्री, क्या दिया गया है 30 डिग्री, ये बॉक्स रखा है, ठीक है, और रिपोज ऑफ एंगल दिया गया है 45 डिग्री। तो इस कंडीशन के अंदर
मुझे आप बताओ ये बॉक्स स्लाइड करेगा या फिर नहीं करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। ये किसके अंदर रहेगा? रेस्ट में रहेगा, नो स्लाइडिंग, बिकॉज बिकॉज रिपोज ऑफ एंगल की जो वैल्यू है, विश्राम कोण की वैल्यू 45 डिग्री, और जो एंगल दिया गया है 30 डिग्री। ये एंगल क्या है? इसके कंपैरिजन में छोटा है। इसके कंपैरिजन में क्या है? जब इस गिवन एंगल की वैल्यू ज़्यादा होगी, 45 से ज़्यादा होगी, तब उस कंडीशन के अंदर ये बॉक्स क्या करेगा? स्लाइड करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? जब बॉक्स रेस्ट के अंदर होता है तो कौन सा फ्रिक्शन? और स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं। कौन सा? जो फोर्स हमें अप्लाई करते हैं उस फोर्स के क्या होता है? इक्वल होता है, जब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन अलग होता है, उसकी वैल्यू अलग होती है। अब देखो थीटा इजकल टू थीटा आर, इस कंडीशन को अगर मैं कहूँ तो जस्ट अबाउट टू मूव, जस्ट अबाउट टू मूव, यानी यहाँ भी क्या हो जाए? 45 डिग्री, और जो एंगल दिया गया है वो 45 डिग्री, और जो एंगल ऑफ रिपोज है, विश्राम कोण की वैल्यू भी क्या है? 45 डिग्री। मीन्स ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 45 डिग्री, और जो एंगल दिया गया है हमें एंगल ऑफ रिपोज वो भी क्या है? 45। तो ये क्या करेगा? जस्ट अबाउट टू मूव। क्या करेगा? जस्ट अबाउट टू मूव, ऐसे ऐसे जस्ट अबाउट टू मूव। तो ये क्या करेगा? स्लाइडिंग करना करेगा, स्लाइडिंग करेगा। तो इसको हम बोलते हैं एफ एस लिमिटिंग। कौन सा? एफ एस मिक्स, वो मैक्सिमम या एफ एस लिमिटिंग, जिसकी वैल्यू होती है म्यूएस एन, जिसकी वैल्यू होती है म्यूएस एन। और तीसरी कंडीशन हमें दी गई है, जब थीटा की वैल्यू थीटा आर से ज़्यादा हो, थीटा की वैल्यू थीटा आर से ज़्यादा हो। इस कंडीशन के अंदर देखो थीटा की वैल्यू, अब देखो यहाँ जो गिवन एंगल है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, किससे? एंगल ऑफ रिपोज से। एंगल ऑफ रिपोज से 30 डिग्री से ज़्यादा। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? ये बॉक्स स्लाइडिंग करना क्या कर देगा? शुरू कर देगा, स्टार्ट कर देगा। और जब ये मोशन के अंदर आता है तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा हमारे पास? काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू होती है म्यू के एन। क्या होती है बच्चा लोग के? म्यू के एन। जब ये मोशन के अंदर आता है और स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर देता है, तो इसके अंदर कौन सी कंडीशन होती है? कौन सा फ्रिक्शन होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये 3 बातें थी, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी थे। तो चीज़ें हो रही है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ओके, अभी तो बच्चा लोग अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, ये आज चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी। जो फ्रिक्शन मैंने लास्टली पार्ट के अंदर फ्रिक्शन अच्छे से समझाया था, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कब बॉडी मोशन के अंदर है, कब वो रेस्ट के अंदर है, ठीक है। तो वो चीज़ हमने लास्टली पार्ट के अंदर बहुत अच्छे से किया था, कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। तो अब इस चीज़ को समझो, हमें दिया गया कि मोशन ऑफ बॉडी कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली, गिरनी से गुजरने वाले पिंडों की गति। अभी देखो, अगर आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 20 से 30 न्यूमेरिकल आप आसान से कर लोगे इस कंसेप्ट से। 20 से 30 न्यूमेरिकल पुली वाले। कौन से? पुली वाले। तो अभी देखो, ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ कोई बॉक्स रखा है जिसका मास है m1, ठीक है, और ये मोशन कर रहा है एक्सेलरेशन a से इस डायरेक्शन में, ठीक है, किसी डोरी की सहायता से। और यहाँ कोई गिरनी लगी है पुली, और यहाँ कोई मास m है, m2 मास है, ठीक है, वो एक्सेलरेशन कर रहा है नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से। तो हमें यहाँ क्या फाइंड करना है? एक तो टेंशन फाइंड करना है और एक एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो अभी देखो, मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, ठीक है, और पासिंग ओवर ए पुली, पुली से पासिंग होना चाहिए। ओके, अभी देखो इस चीज़ को, इसका हम क्या करते हैं, अब BD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। अगर अभी तक आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही सीखा है तो मैं लास्टली इस कह रहा हूँ
मैं इस वीडियो के अंदर उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा, तो आप देख लेना और अच्छे से सीख लेना। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो वो अभी सीख लीजिए, अभी टाइम है, वरना पछताओगे, बड़ा पछताओगे, चीज़ें समझ में नहीं आएगी फिर। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम का यूज कर लेते हैं चीज़ों को आसान बनाने के लिए। तो सीखो ना यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। ठीक है, अभी देखो, तो अभी मोशन किस तरफ हो रहा है, इस तरफ, तो यहाँ फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, फ्रिक्शन। एफ की वैल्यू म्यू एन क्या होगी बच्चा लोग, फ्रिक्शन है म्यू एन, पहले ही डिनोट कर देते हैं। इसका वेट होगा नीचे की तरफ m2g। ठीक है, नॉर्मल सॉरी m1g नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो टेंशन फाइंड करने के लिए इसका BD भी बनाएंगे। टेंशन किस तरफ होगा, इस तरफ। जहाँ भी टेंशन फाइंड करना हो यूज छाता कंसेप्ट, और छाते को लेके इस जगह पर बैठ जाना, और जिस पॉइंट पर टेंशन फाइंड करना उस तरफ छाते का मुंह फेस ओपन कर देना, और उसी डायरेक्शन में क्या होगा हमारा टेंशन। ठीक है, तो इसमें टेंशन क्या होगा, इस तरफ, इस पॉइंट पर बैठ जाओ, अम्ब्रेला को ओपन कर दो, जिस तरफ अम्ब्रेला की डायरेक्शन होगी इस तरफ क्या होगा टेंशन। इसका वेट नीचे की तरफ m2g। ओके, अभी देखो इसका BD बनाते हैं। स्मॉल m1 से डिनोट किया, नीचे की तरफ m1g, ठीक, ऊपर की तरफ n, और ये जो n है ये n इसको बैलेंसिंग कर रहा है m1g को, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स F μ1, और आगे की तरफ लग रहा है, आगे की तरफ टेंशन। कौन सा फोर्स, टेंशन या एक्सेलेरेशन किस तरफ हो रहा है इसका, इस तरफ एक्सेलेरेशन इस तरफ। ओके, आगे कौन सा, टेंशन। अभी देखो इस चीज़ को लिख लेते हैं अभी, ये क्या होगा हमारा, अगर मोशन इस तरफ हो रहा है तो इस चीज़ को पॉजिटिव, इस चीज़ को नेगेटिव। T माइनस F फ्रिक्शन फोर्स है हमारा। ठीक है, और नेट फोर्स क्या आएगा हमारा m1 है तो F की वैल्यू T माइनस F की वैल्यू क्या होती है म्यू1 इजकल टू m1a। तो यहाँ देखो बच्चा लोग, T माइनस और म्यू n की वैल्यू क्या है हमारे पास m1g, तो T म्यू m1g इजकल टू m1a। ओके, इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 1। ठीक है बच्चा लोग, T इजकल टू म्यू T माइनस म्यू m1g इजकल टू m1a। अब इसका BD बनाते m2 नीचे की तरफ m2g ऊपर की तरफ टेंशन एक्सेलरेशन नीचे। ठीक है, तो नीचे एक्सेलरेशन और इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, m2g माइनस t m1a, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m2g नीचे, इसको प्लस है, ऊपर वाली को माइनस है, इजकल टू m1a। ठीक है बच्चा लोग, अभी देखो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप जोड़ दो, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं T माइनस म्यू m1g प्लस m2g माइनस T m1a यहाँ m2 होगा प्लस m2a। ओके, अभी देख रहा हूँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ तक जब लिखा है। ओके दिखाई दे रहा है। तो यहाँ T से T कैंसिल, तो यहाँ कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ G कॉमन आ रहा है। अगर G कॉमन आ रहा है तो इसको m2 को ऐसे लिख देता हूँ, और माइनस म्यू m1, ये तो माइनस का होगा, इस चीज़ को ऐसे लिख दिया। यहाँ कॉमन क्या रहा, A m1 प्लस m2। तो यहाँ A की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, G m2 माइनस म्यू m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन। ये क्या आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन। अब टेंशन की बात करते हैं। टेंशन फाइंड करने के लिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए,
ठीक है, तो टेंशन फाइंड करने के लिए अभी देखो इस चीज़ को हम साफ कर, टेंशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में क्या करते हैं, डिवाइड, इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 में डिवाइड करते हैं। ओके, तो t माइनस म्यू m1g अपॉन m2g माइनस t अपॉन m1 अपॉन m2, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। m2 का इधर वज्र गुणनखंड करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो m2 t माइनस म्यू m1 m2g, इस m1 का इधर करो, m1 m2g माइनस t m1। ओके, अभी देखो बच्चा लोग, अभी इस चीज़ को जो t वाली वैल्यू को अलग रख दो और इस वाली वैल्यू को अलग, तो अलग रखने के लिए इधर देखो, इधर इसको इधर लेके जाएंगे प्लस, यहाँ m2 इसको इधर लेके आओ और इसको इधर, अभी देखो म्यू m1 m2g, ठीक है बच्चा लोग, इसको रहने, ये भी देखो ऐसे कर दे इसको, m2t, ठीक है, इसको इधर लेके आओ, ये होगा t m1, ये m1 m2g, इसको आप इधर लेके आओ, प्लस म्यू m1 m2g। ओके, यहाँ से कॉमन क्या रहा है, या इसको चेंज ऐसे करके लिख दो, टी m1 प्लस टी m2 और म्यू m1 m2g प्लस m1 m2g, कॉमन टी m1 प्लस m2, यहाँ से कॉमन m1 m2g म्यू प्लस 1। ओके, t की वैल्यू m1 m2g म्यू प्लस 1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये क्या आ गई हमारे पास टेंशन क्या आती है, m1 m2g म्यू प्लस 1 अपॉन m1 प्लस m2, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है इसके अंदर, a इजकल टू जी m2 माइनस म्यू m1 डिवाइड बाई m1 और m2। अब समझो, अगर हमें कंडीशन दे दे कि ये जो डोरी है या ये जो है पुली, ये क्या है, फ्रिक्शनलेस है, मीन्स यहाँ घर्षण नहीं है, म्यू की वैल्यू क्या है 0, म्यू की वैल्यू क्या है 0, फ्रिक्शनलेस है, घर्षण नहीं है, स्मूथ है एकदम ऐसे स्पॉट, तो म्यू की वैल्यू क्या देती 0। तो यहाँ एक्सेलरेशन और टेंशन क्या होगा, अगर यहाँ म्यू 0 हो जाए, ये 0 हो गया, तो बच्चा लोग इसकी वैल्यू क्या होगी, m2g अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ म्यू 0 हो गया, तो क्या होगी, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो 0 आएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो वो सेम का सेम, तो इसको उठा दो, तो यहाँ टेंशन m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये कब होगा, जब म्यू की वैल्यू 0, फ्रिक्शन क्या हो, शून्य हो, फ्रिक्शन लेस हो, घर्षण 0 हो। तो ये था पुली वाला कंसेप्ट। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी बच्चा लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।